नमस्कार दोस्तों, LAC के एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे आज के एपिसोड में दोस्तों शर्मिष्ठा की, और शर्मिष्ठा के ऊपर जिस व्यक्ति ने FIR दर्ज कराई थी, वजाहत खान, उस वजाहत खान को भी पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए। और उसके ऊपर दोस्तों FIR भी दर्ज हो चुकी है बंगाल के अंदर। लेकिन दोस्तों क्या कोलकाता पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी? मेन सवाल ये खड़ा होता है। ऐसे करके दोस्तों अपन खूब सारी खबरों को कवर करेंगे, जिसके अंदर अपन आखिरी में ये भी देखेंगे कि आखिर नूर खान एयरबेस पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्या हो गया था जिसको लेकर अब अमेरिका भी इन्वॉल्व हो रहा है। और अब ये बताया जा रहा है कि आखिर जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज़फायर हुई थी, उसके बीच का कारण ये नूर खान एयरबेस ही था। दोस्तों शर्मिष्ठा को गिरफ्तार कर लिया गया था कोलकाता पुलिस के द्वारा, और शर्मिष्ठा के ऊपर आरोप है कि शर्मिष्ठा ने इस्लाम धर्म से रिलेटेड काफ़ी अभद्र भाषा का प्रयोग करा है। हालांकि इससे पहले दोस्तों मैंने आपको अपने एक वीडियो के अंदर बताया कि शर्मिष्ठा ने खूब सारे सवाल पूछे थे, और उन सवालों के अंदर एक सवाल ये था कि आखिर भारत के सभी मुसलमान भारत के हिंदुओं के साथ एक होकर क्यों नहीं खड़े होते हैं, और आखिर वो पहलगाम के मुद्दे पर भारत के हिंदुओं के साथ खड़े क्यों नहीं होते हैं। साथ ही उन्होंने सवाल किया था भारत के अंदर मौजूद जो खान लॉबी है बॉलीवुड की, उससे कि वो भी यहाँ पर आके साथ में खड़ी क्यों नहीं होती है। लेकिन दोस्तों अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया था शर्मिष्ठा पलोनी द्वारा, और इसी वजह से कोलकाता की पुलिस ने शर्मिष्ठा को गिरफ्तार कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अभद्र भाषा का, तो दोस्तों जिस व्यक्ति ने शर्मिष्ठा पलोनी के ऊपर FIR दर्ज कराई थी, वो व्यक्ति एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक फाउंडेशन को बिलोंग करता है। सबसे पहले आप उस व्यक्ति का नाम सुन लीजिए। उस व्यक्ति का नाम है वजाहत खान। ये वजाहत खान एक फाउंडेशन को बिलोंग करता है जिसका नाम है रशीदी फाउंडेशन, और ये रशीदी फाउंडेशन दोस्तों शर्मिष्ठा मेलोनी के ऊपर FIR दर्ज कराता है। लेकिन दोस्तों जब हमने जब इस वजाहत खान को सर्च किया ट्विटर हैंडल पर, तो दोस्तों हमको देखने को मिला कि ये वजाहत खान खुद सोशल मीडिया पर अपने ट्विटर हैंडल पर खूब सारे ट्वीट्स करता है, जिसके अंदर ये देखने को मिल रहा है कि ये एंटी हिंदू बातें कर रहा है। जितने भी हिंदू देवी देवता हैं उनके ऊपर उनका मजाक उड़ा रहा है, और खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर इन हिंदू देवी देवताओं को और हिंदुओं के त्योहारों के ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग भी कर रहा है। आपके सामने वो ट्वीट्स आ रहे होंगे जिसके अंदर उसने साफ साफ कामाख्या देवी टेंपल के ऊपर एक भद्दा ट्वीट कर रखा है, होली के ऊपर भी उसने ट्वीट कर रखा है, कृष्ण भगवान के ऊपर भी उसने ट्वीट कर रखा है, और ये तमाम ट्वीट दोस्तों पब्लिकली अवेलेबल है। दुनिया भर के हर मीडिया हाउस इस ट्वीट से वंचित नहीं है, उनके सामने ये ट्विटर हैंडल्स हैं और वो सब के सब इन चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों द ललन टॉप के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो ललन टॉप ने इस खबर को कवर करा है, लेकिन वजाहत खान के ऊपर जितने भी ट्वीट्स हैं, इस वजाहत खान के ट्वीट्स को ललन टॉप ने कवर नहीं करा। ललन टॉप की एक वीडियो है जिसके अंदर उनके नावेद करके एंकर आते हैं, और नावेद करके एंकर वजाहत खान के पिता का एंगल दिखाने की कोशिश करते हैं, और उस वीडियो के जरिए नावेद ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ललन टॉप एक तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वजाहत खान के पिता क्या कह रहे हैं। वजाहत खान के पिता ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे का ट्विटर हैंडल हैक हो गया था। यानी कि इस तरीके की बातें भी आपको आगे सुनने को मिल सकती हैं, जो वजाहत खान जानबूझ के ऐसे ट्वीट्स कर रहा था, लगातार कर रहा था, क्योंकि मैंने आपको लिस्ट दिखाई है, खूब सारे ट्वीट्स हैं। एक आध ट्वीट नहीं है, खूब सारे ट्वीट्स हैं। अगर एक आध ट्वीट होता तो कंसिडर किया जा सकता था कि ये हैक कर लिया गया होगा और फिर उसको ट्वीट कर दिया गया होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको लिस्ट ऑफ ट्वीट्स दिखाई है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि वजाहत खान द्वारा लगातार ट्वीट करे गए हैं, और ये सारे ट्वीट वजाहत खान की कंसिडरेशन के अंडर में थे। यानी कि वजाहत खान को पता था कि आखिर उसके सोशल मीडिया अकाउंट से, उसके ट्विटर हैंडल से क्या चीज़ ट्वीट की जा रही है। और अब क्या हुआ है दोस्तों? अब यही हुआ है दोस्तों कि बंगाल के अंदर यानी कि कोलकाता के अंदर वजाहत खान के ऊपर FIR दर्ज करा दी गई है, और ये FIR दर्ज कराई है दोस्तों श्री राम स्वाभिमान परिषद ने। और इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से वजाहत खान ने जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया है, उसके रिगार्डिंग हमने FIR दर्ज कराई है, और वजाहत खान के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से कार्रवाई शर्मिष्ठा पलोनी के ऊपर हो रही है, उसी तरीके से कार्रवाई वजाहत खान पर होनी चाहिए। आप दोस्तों अब ये जो फाउंडेशन है यानी कि जो हिंदू परिषद है, इनका बयान भी सुनिए। नमस्कार दोस्तों, आप लोग जानते हैं शर्मिष्ठा के मामले में जिस प्रकार से 1500 किलोमीटर दूर से गार्डनिस थाना कलकत्ता की पुलिस उसको गिरफ्तार करके लाई है। उसके खिलाफ में मामला है कि उसके खिलाफ मामला है धार्मिक भावनाओं को आहत करने का। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर एक FIR करने के लिए आए हैं। ये FIR किसके खिलाफ है? वजाहत खान के खिलाफ, जो जनरल सेक्रेटरी है रशीदी फाउंडेशन का। हम लोग आज उनके खिलाफ में क्यों FIR कर रहे हैं? क्योंकि इसी व्यक्ति ने FIR किया था शर्मिष्ठा के खिलाफ, और यही व्यक्ति इसके सोशल हैंडल पे, जब हम लोग एक्स हैंडल पे जब हम लोगों ने देखा, वहाँ पे हमारी माँ कामाख्या को लेकर गंदी भाषा में वहाँ पर पोस्ट किया गया है।
हमारे देवी देवताओं के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में। अगर आप दूसरे के धर्म को जब गाली दे रहे हैं तो आप अपने धर्म के बारे में गाली देने के लिए आप उसके ऊपर मामला कर रहे हैं। तो आपको किसने अधिकार दिया कि आप दूसरे के धर्म को गाली दें? आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, कानून सबके लिए बराबर है। अगर एक लॉ की स्टूडेंट उसको, एक बच्ची को, 22 साल की बच्ची को अगर आप दिल्ली से उठा के लेकर आ सकते हैं, तो आपको यहाँ पे गार्डन ईस्ट मटिया ब्रुक में जो वजाहत खान जो यहाँ पे रहता है इस गार्डन ईस्ट थाना एरिया में, इसको भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। अगर आपके धर्म के खिलाफ में कंप्लेन हुआ है, अगर आपने किया है, हम उसमें कोई भी बाधा नहीं करेंगे। अगर उस लड़की ने गलत किया है, उस लड़की को गिरफ्तार किया है, आप लोग कोर्ट में जाइए, जो करना है कीजिए। लेकिन आपके खिलाफ भी कंप्लेन है, आपके खिलाफ भी धार्मिक भावनाओं का आहत करने का मामला है। जैसे आपने उसके खिलाफ में किया है, वैसे आपके खिलाफ भी होगा। आपने भी माँ कामाख्या को लेकर आपने गंदा गंदा भाषा यूज किया है, आपने भगवान कृष्ण को लेकर गंदा गंदा भाषा यूज किया है, आपने भी दूसरे धर्म को गाली दी है। तो अगर कानून बराबर है तो उस कानून के तहत आपके खिलाफ भी वही मामला होगा और आपके खिलाफ भी वही ट्रीटमेंट होगा जो शर्मिष्ठा के खिलाफ ट्रीटमेंट हो रहा है। कानून सबके लिए बराबर है। और हम लोग अनुरोध करते हैं कलकत्ता पुलिस से, गार्डन ईस्ट थाना से, कि जिस प्रकार से आप लोगों ने एक्टिव होकर उस लड़की को गिरफ्तार किया है, उसी तरह से एक्टिव होकर इसको भी गिरफ्तार करिए। तो दोस्तों, आपने इनकी बात सुन ली है, इन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी है। और आपको अब खतरनाक बात मैं बताता हूँ। वो बात ये है कि अभी 1 जून यानी कि जो संडे का दिन था, उस दिन से वजाहत खान गायब है। वजाहत खान अपने घर पर मौजूद ही नहीं है। यानी कि सीधी सीधी बात है, मीडिया के अंदर बात ये है कि वजाहत खान अचानक गायब हो गया है। दोस्तों, ये मीडिया है, मीडिया आपको इस तरीके से बताएगी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये गायब होना नहीं होता, ये अंडरग्राउंड होना होता है। और ये जो आतंकवादी हैं, ये इसी तरीके से अंडरग्राउंड होते हैं। और इस वक्त मैं अगर आपको साफ भाषा के अंदर बताऊं तो वजाहत खान गायब नहीं हुआ है, वजाहत खान अंडरग्राउंड हो चुका है। और अब कोलकाता पुलिस के ऊपर यही चीज है कि आखिर शर्मिष्ठा पैलोनी को जिस तरीके से कोलकाता पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था, क्या वजाहत खान को भी गड्ढे में से खोद के निकाल के लाएगी कोलकाता पुलिस या नहीं लाएगी? और टीएमसी के ऊपर भी अब यही आरोप लग रहे हैं कि टीएमसी लगातार तुष्टीकरण की राजनीति बंगाल के अंदर कर रही है, जिसके ऊपर सबसे बड़ी मशाल लेकर ममता बनर्जी आगे चल रही है। और ममता बनर्जी यही सोच रही है कि अगर उन्होंने शायद वजाहत खान को गिरफ्तार करा दिया तो हो सकता है वजाहत खान के जरिए उनके वोट बैंक पर भी भारी असर पड़ जाए। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर कोलकाता पुलिस कब तक वजाहत खान को गिरफ्तार करती है। हालांकि जो ज्ञापन है, जो श्री राम स्वाभिमान परिषद द्वारा जो ज्ञापन है पुलिस को सौंप दिया गया है, एफआईआर दर्ज करा दी गई है। और अब देखना आगे यही होगा कि किस तरीके से होगा। तो मैंने आपको दोस्तों इसके ऊपर जो अपडेटेड खबर थी वो बताने की कोशिश करी है, जिसके अंदर मैं आपको प्रॉपर तरीके से ये चीज क्लियर कर रहा हूं कि शर्मिष्ठा पैलोनी द्वारा दिए गए जो बयान थे और जो पूछे गए सवाल थे दोस्तों, उसके ऊपर मैंने प्रॉपर तरीके से एक वीडियो कल बना दी है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। लेकिन जो बयान थे उस तरीके के बयान ये वजाहत खान द्वारा लिखे गए हैं। और अब मेन बड़ा सवाल यही खड़ा हो चुका है कि आखिर इतने समय बीतने के बाद में भी वजाहत खान को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। इसके साथ ही दोस्तों, अगर अपन अपनी अगली खबर की ओर बढ़ते हैं तो देखने को मिलता है कि आसाम के अंदर बांग्लादेशियों का खतरनाक तरीके से डिपोर्टेशन शुरू हो चुका है, जहां पर देखने को ये मिल रहा है कि आसाम की जो सरकार है, यानी कि हिमंता बिस्वा शर्मा की जो सरकार है, भाजपा की जो सरकार है, वो यहाँ पर खतरनाक तरीके से इस चीज को आगे उठा रही है। आपको पता होगा, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना सुओ मोटो कॉग्निशन दिया था और एक बयान जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 6A जो कि सिटीजनशिप एक्ट का है, उसके तहत मार्च 24, 1971 के बाद में जितने भी बांग्लादेशी आसाम या आसाम के आजू बाजू वाले राज्यों या फिर भारत के अंदर आए हैं, ये सब के सब इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और इनको तुरंत प्रभाव से बाहर भेजना चाहिए। आसाम सरकार ने दोस्तों इस चीज़ को बड़ा ही खतरनाक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है और अब मास डिपोर्टेशन आसाम के जरिए से चल रहा है। लेकिन इस बीच खबर ये भी आ रही है कि करीबन 30,000 अचानक से इलीगल इमिग्रेंट्स आसाम से गायब हो चुके हैं और हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि अब हमको हमारी स्ट्रेटेजी और हमारी जो प्लानिंग है इसको बदलनी होगी। लेकिन दोस्तों, इससे भी बड़ी खतरनाक बात यह है कि जितने भी लोगों का मास डिपोर्टेशन किया गया है, यानी कि जितने भी लोगों को प्रॉपर तरीके से लिस्ट बनाकर ढूंढकर बांग्लादेश भेजने की तैयारी की गई है, उनमें से कुछ को ही बांग्लादेश एक्सेप्ट कर रहा है और कुछ को नहीं कर रहा, जिसके कारण अब बांग्लादेश और भारत के बीच में बनी बॉर्डर के पास नो मैंस लैंड में बांग्लादेशी यानी कि इस तरीके जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, ये यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं, इनकी भीड़ बढ़ चुकी है। यानी कि BSF जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है इंडिया की, इन्होंने बांग्लादेश की बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड यानी कि BSG को इन बांग्लादेशियों को, इन इलीगल इमिग्रेंट्स को सौंपा था, लेकिन उन्होंने कुछ को ही एक्सेप्ट करा और बाकी को वापस भेज दिया। वापस भेजने के बाद में BSF ने उनको एक्सेप्ट नहीं करा और अब दोनों देशों के बीच में बनी एक नो मैंस लैंड, यानी कि वो ज़मीन नो मैंस लैंड है, यानी कि वो किसी की भी नहीं है।
ना भारत की है ना ही बांग्लादेश की है। यहाँ पर अब भीड़ इकट्ठा होती जा रही है और अब इसके अंदर दोस्तों खूब सारे ह्यूमन राइट्स वाले भी घुस चुके हैं और कहने लग रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। बांग्लादेश की सरकार से तो उठा ही रहे होंगे, लेकिन साथ साथ आसाम की सरकार से भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर आप ऐसा क्या कर रहे हैं। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा का यही कहना है कि हम जो है इसको लागू रखेंगे, हमारी जो प्लानिंग है, हमारी जो स्ट्रेटेजी है, इसको भले ही बदल देंगे, थोड़ा और मजबूत कर देंगे, लेकिन मास डिपोर्टेशन अब नहीं रुकेगा। दोस्तों इसके बाद अपन चलते हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर देखने को ये मिल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अचानक से अब्दुल अजीज नाम का एक जैश ए मोहम्मद का लोकल रिक्रूटर और एक रेडिकलाइजर, यानी कि जो कट्टरपंथ तरीके से लोकली भावलपुर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर लोगों को, जवानों को, यानी कि यूथ को रेडिकलाइज करता था, यानी कि उनको भड़काता था, उनका ब्रेन वॉश करता था और उनको कन्वर्ट करता था या फिर उनको टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व करवाता था और फिर उनको कहता था कि आप जैश ए मोहम्मद के ग्रुप से जुड़ जाइए। वो अचानक से मृत पाया गया है। और दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। वो बड़ी बात ये है कि ये जो अब्दुल अजीज़ है ये लोकली बहुत बड़ा एक्टिव मोड में था, यानी कि लोकली एक बहुत बड़ा चेहरा था जैश ए मोहम्मद ग्रुप का, जिसके बाद अब बताया जा रहा है कि इंडियन इंटेलिजेंस मसूद अजहर के मूवमेंट को अब ट्रैक कर सकती है इसके तहत। लेकिन दोस्तों ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि एक वीडियो के जरिए मैंने आपको ये बताया था कि पाकिस्तान के अंदर खतरनाक तरीके से जो ऑपरेशन सिंदूर ये चल रहा है। हालांकि मैंने आपको ये भी बताया था कि भारत किस तरीके से मिलिट्री और एयरफोर्स के रूप में इन्वॉल्व हुआ था, लेकिन भारत सीज फायर के बाद रुक चुका है। अब सीज फायर के बाद रुक चुका है तो भारत रुक चुका है, लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले नहीं रुके हैं और ना ही पाकिस्तान के अंदर मौजूद अननोन गनमैन रुके हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर एक तरीके से चल ही रहा है और उसका सबूत अब धीरे धीरे कर अब्दुल अजीज जैसे मौलाना आतंकवादी मर कर सबूत भी दे रहे हैं। लेकिन मैंने कहा सीज फायर, तो दोस्तों भारत की अगली खबर पे बढ़ते हैं। वो ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुई थी उसके ऊपर एक अलग से रिपोर्ट निकल कर आ रही है और वो रिपोर्ट ये है कि जब भारत ने पाकिस्तान के अंदर मौजूद खूब सारे मिलिट्री एयरबेस को तबाह किया था, तब उन मिलिट्री एयरबेस के अंदर एक और एयरबेस था जिसका नाम था नूर खान एयरबेस। और दोस्तों अब बताया जा रहा है कि नूर खान एयरबेस को अमेरिका कंट्रोल करता था। अमेरिका इसको इसलिए कंट्रोल करता था क्योंकि इसकी नज़दीकी थी, यानी कि एक बहुत ही नज़दीक रूप से अफगानिस्तान के थोड़ा पास पड़ता था और अमेरिका इसको कंट्रोल करता था। अमेरिका के कार्गो प्लेन्स जो है वो यहाँ पर उतरते थे, मिलिट्री वॉर प्लेन्स उतरते थे और अमेरिका इस चीज़ को कंट्रोल करता था। और पाकिस्तान के जो कुछ ऑफिशियल्स ने तो इस चीज़ का दावा नहीं करा है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स से, जाने माने एक्सपर्ट्स, उन्होंने इस चीज़ का दावा किया है और ये उनका ये कहना है कि माफ़ कीजिएगा, ये जो एयरपोर्ट है नूर खान एयरबेस जो है, नूर खान एयरबेस जो है, इसके ऊपर इंडिया ने अटैक किया था और अटैक करने के तुरंत बाद में यहाँ पर कुछ अमेरिकन ऑफिशियल्स हो सकता थे मौजूद थे, जिन्होंने अमेरिका खबर कर दी और उसके बाद अमेरिका इस यहाँ पर खतरनाक तरीके से एक्टिव हो गया और अमेरिका ने भारत को कॉल करके सीज फायर करने को कहा और पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेट करना शुरू करा। तो एक बीच में खबर ये भी आ रही है, हालांकि दोस्तों आज तक की जो खबर है उसका जो तुलनात्मक विश्लेषण है वो यहीं ख़त्म होता है। और आप क्या सोचते हैं शर्मिष्ठा पलोनी के जो वजाहत खान वाला मैटर है, वजाहत खान को गिरफ्तार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और वजाहत खान को गिरफ्तार करके इसके साथ क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों पर उसने जो ट्वीट करे उस पर आपका क्या कहना है नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद जय भारत, हमें सब्सक्राइब कीजिए।